कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कोई बात नहीं, ये वैसे युवाओं के दुश्मन रहे हैं, किसानों के दुश्मन रहे हैं, छात्रों के दुश्मन रहे हैं, कोई बात नहीं। पोर्ट एयरपोर्ट अदानी को दे दिए, रेल प्राइवेट कर दी। जब ये सारे सरकारी उपक्रम प्राइवेट हो जाएंगे और इनमें नौकरियां निकलेंगी ही नहीं, तो सभी आरक्षित वर्ग के युवाओं और भाई बहनों को आरक्षण का फायदा कहां से मिलेगा। खिलाड़ियों के भविष्य के साथ कुठाराघात इस 2.25 साल की सरकार ने किया कि पैरा ओलंपियन को भी आम ओलंपियन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को भी आम खिलाड़ियों की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो खिलाड़ी अपने गांव का, इस देश की मिट्टी का नाम रोशन करते हैं, उन खिलाड़ियों का 5-7 साल 8 साल पीक करके रिटायरमेंट करने के बाद में क्या होगा। युवा देश का भविष्य है। और एक बात हम सब मानेंगे कि अगर युवाओं के भविष्य को दिशा देनी है तो उन्हें दो चीजों से हमको बचाना पड़ेगा। पहला है नशा और दूसरा है अपराध। यदि सरकार हमारी खेलों को बढ़ावा देगी तो नशा युवाओं में चलन कम हो जाएगा, और यदि रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी सरकार और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराधी होने की तरफ, अपराधी प्रवृत्ति की तरफ हमारे प्रदेश और देश का युवा नहीं जाएगा। तो यदि रोजगार पैदा होगा तो अपराध स्वतः ही कम हो जाएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में ये जो सरकार चल रही है, खेलों के प्रति इनकी निराशावादी नीति कुछ आंकड़ों के साथ में सदन में रखना चाहता हूं। सबसे पहले खेलों के आयोजन को लेकर मंत्री महोदय मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करवाया। 57 लाख प्रतिभागी उसमें थे, 24 लाख से ऊपर महिला प्रतिभागी थे, और इन 57 लाख प्रतिभागियों ने ग्रामीण ओलंपिक में भाग लिया। उसके ऊपर विभाग का खर्चा 150 करोड़ का आया। अनेकों बार मंत्री महोदय द्वारा यह स्टेटमेंट आया कि 125 करोड़ की टी शर्टें ग्रामीण लोगों में विस्तृत कर दी गई। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान के गांव-गांव में आज भी गरीब का बच्चा, पिछड़ी जाति का व्यक्ति जो गांव में घूम रहा है, बहुत सारे लोग 3 साल के बाद भी वो टी शर्ट अपनी शर्ट या कुर्ते के अंदर पहन रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि गांव के आम जनों को 125 करोड़ की टी शर्ट बांटने का दुख सरकार को है। और अभी इन्होंने जो खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कराया, सभापति महोदय आप देखिए कि 57 लाख लोगों के आयोजन के ऊपर हमारे समय में 150 करोड़ का खर्चा आया, और इस बार मात्र 4200 प्रतिभागियों के ऊपर आयोजन में 125 करोड़ का खर्चा आया। जिस खर्चे में 150 करोड़ के खर्चे में 57 लाख प्रतिभागी और 125 करोड़ के खर्चे में 4200 प्रतिभागी, यह दिखाता है कि खेलों के प्रति, खेलों के आयोजन के प्रति ये सरकार उदासीन है। साथ के साथ स्टेट गेम्स का आयोजन हुआ, वो स्टेट गेम्स भी ये सरकार ने बंद कर दिए, और यह आयोजन भारत सरकार की तरफ से था। स्टेट गेम्स भारत प्रदेश सरकार की तरफ से ये दोनों आयोजन बंद करके खिलाड़ियों के भविष्य के साथ कुठाराघात इस 2.25 साल की सरकार ने किया। और केवल ये एक कुठाराघात नहीं है अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ी के जीवन की बहुत कम टाइम लिमिट होती जब वो पीक पर रहता है।
सारी जीवन मेहनत करता है, 5-7 साल पीक करता है और फिर रिटायर हो जाता है। 5-7 साल ही वो स्टार खिलाड़ी रह सकता है, 10 साल रह सकता है कोई गेम में, उसके बाद वो रिटायर कर जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी इस देश का नाम रोशन करते हैं, जो खिलाड़ी अपने गांव का, इस देश की मिट्टी का नाम रोशन करते हैं, उन खिलाड़ियों का 5-7 साल 8 साल पीक करके रिटायरमेंट करने के बाद में क्या होगा, इसके ऊपर हमारी सरकार ने काम किया। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी हम लोग लेकर आए। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के अंदर मुझे खुशी है सदन को बताते हुए कि 2020 में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी आई थी, तब कोरोना का लॉकडाउन था। 21, 22 और 23 3 साल में 248 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया और उन्हें ज्वाइन भी विभागों में कराया गया। मगर दुख जब होता है मंत्री महोदय, जब 53 खिलाड़ी जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर तो हमारे समय में मिल गया था, फिर 1 महीने बाद आचार संहिता लग गई और 2024 में उन्हें ज्वाइनिंग मिली। 53 और 248 लमसम 301 के आसपास ज्वाइनिंग लेटर हमने दे दिया था। इन 301 खिलाड़ियों के बाद में इस 2 साल 2.25 साल के अंदर एक भी उत्कृष्ट खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न में ज्वाइनिंग लेटर इशू 2.5 साल में नहीं हुआ है। इस सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। साथ के साथ जो ए ग्रेड के खिलाड़ी हैं, जो बी ग्रेड के खिलाड़ी हैं, जो सी ग्रेड के खिलाड़ी हैं, 56 डिपार्टमेंट में इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन निरंतर इन्हें इस नौकरी से दूर रखा गया, इनके अधिकार से दूर रखा गया। कई खिलाड़ियों की तो स्थिति यह है कि जिनकी अगर नौकरी लग जाती तो अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर, अपनी कोचिंग के ऊपर और खर्चा करके आगे और मेडल ला सकते थे। लेकिन 2.5 साल से जो उदासीन सरकार है मंत्री महोदय, आप जब मंत्री बने हमें बड़ी उम्मीद थी आपको एक ओलंपियन, कि एक ओलंपियन जब क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये मंत्री कोटा भी आपको खेल कोटे से ही मिला, ये नियुक्ति भी जो हुई है ये आपके मेडल की वजह से हुई है। इस राजस्थान में आप जैसे ओलंपियन हैं और आप जैसे ओलंपियन अगर खेल मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से खेलों और खिलाड़ियों का भला होगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद थी। अभी भी समय है आपके पास, अभी पूरा 2.5 साल बाकी है। इस 2.5 साल में आउट ऑफ टर्न में जितने भी खिलाड़ी पात्र हैं उन्हें जल्द से जल्द अगर आप दिलाएंगे, ये हमारी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, उन्हें उनकी नौकरियों का ज्वाइनिंग लेटर के अलावा विभाग में ज्वाइनिंग मिले, उनकी ट्रेनिंग हो और ट्रेनिंग होने के बाद में उन्हें पूरी तनख्वाह मिले, ये सुनिश्चित आप जैसा एक खिलाड़ी करे, ऐसी विपक्ष आपसे मांग करता है। साथ के साथ अध्यक्ष महोदय, एक विशेष मुद्दा आज मैं मंत्री महोदय के संज्ञान में भी लाना चाहता हूं और सदन के संज्ञान में भी लाना चाहता हूं। एक अभूतपूर्व फैसला हमारी सरकार ने किया कि पैरा ओलंपियन को भी आम ओलंपियन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को भी आम खिलाड़ियों की तरह ट्रीट किया जाएगा और उन्हीं सभी विभागों में, उन्हीं सभी कैटेगरी में उन्हें भी अगर वो पदक विजेता होते हैं तो बिना कोई पक्षपात किए सरकारी नौकरियों में आउट ऑफ टर्न में उनको बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वन विभाग में, मंत्री महोदय आप ध्यान देंगे तो यह जरूर इश्यू क्लियर हो जाएगा कि वन विभाग में जो लोग एसीएफ के पदों पर स्थापित हुए उनकी आज तक भी ट्रेनिंग नहीं हुई और आज तक भी उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, जबकि उनकी ज्वाइनिंग को 3-4 साल से ऊपर हो गए। रेंजर पद पर जो लगे उन्हें पूरी तनख्वाह मिल रही है। मतलब सेम विभाग के अंदर खिलाड़ियों के साथ में, आधे खिलाड़ियों के साथ में अलग रवैया हो रहा है, आधे खिलाड़ियों के साथ में अलग रवैया हो रहा है। यदि आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, इन खिलाड़ियों को बुलाकर इनकी पीड़ा पूछेंगे, 2.25 साल तो निकल गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अगले 2-3 महीने में इनकी समस्या का समाधान करेंगे। कुछ लोग फिजिकल डिसेबिलिटी का बहाना देकर खिलाड़ियों को इस अधिकार से दूर करना चाहते हैं, लेकिन जॉब रूल्स के अनुसार भी वो लोग डिजर्व करते हैं
ट्रेनिंग ना रेंजर्स की हुई है ना एसीएफ की हुई है। तो अगर कोई ट्रेनिंग का बहाना लगाता है तो रेंजर्स की भी, जिनके पूरी तनख्वाह आने लग गई, उनकी भी ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है। एसीएफ भी को भी पूरी तनख्वाह दिलाने का काम अगर आप करेंगे तो ये विपक्ष मानेगा कि खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बड़ा अच्छा हो। एक खिलाड़ी है, स्पेशल कैटेगरी मान लो आप। कभी कभी स्पेशल कैटेगरी के ऊपर काम होता है तो लंबे दौर की एक पॉलिसी बन जाती है। इस सदन में हम पॉलिसी मेकिंग के लिए आए, अगर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर हम बेहतर काम कर पाएंगे तो हम इस सदन में रहें नहीं रहें, आने वाले समय में हमारा काम रहेगा। इंसान की उम्र तो 100 वर्ष है, लेकिन काम की उम्र हजारों हजार वर्ष। श्याम सुंदर स्वामी एक पैरा खिलाड़ी है, जिनको शारीरिक शिक्षक के रूप में विभाग में नियुक्ति दे दी, लेकिन बीपीएड की 5 साल में डिग्री नहीं, बीपीएड के नियम में पैरा खिलाड़ी बीपीएड नहीं कर सकता, उसका फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्हें उस विभाग से तो निकाल दिया। अब किस विभाग में मिलेगी उनको पता नहीं, क्योंकि खेल विभाग ये कहता है कि हमने आपको नौकरी दे दी, और शिक्षा विभाग ये कहता है कि क्योंकि आपने बीपीएड नहीं करी डिसेबल होने की वजह से, इसलिए हमने आपको नौकरी से निकाल दिया। तो कृपया करके इस खिलाड़ी का विशेष अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में खिलाड़ियों की नौकरियों के संबंध में, खेलों को बढ़ावा देने के संबंध में और खेलों के माध्यम से नशे की प्रवृत्ति को कम करने के संबंध में आपका और हमारा ऐतिहासिक कदम होगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने हमारे समय में करी, सभापति महोदय, 2% आरक्षण खिलाड़ियों को। यह नियम बहुत पुराना है, लेकिन इसके नियम इतने जटिल थे कि उन जटिलता की वजह से कभी भी 2% तो क्या, आधा प्रतिशत सिलेक्शन बोर्ड की नौकरियों में भी कभी खिलाड़ी पास नहीं हो पाते थे। तो वो 2% खिलाड़ियों को बोलने का तो था कि खेल कोटे से दे रहे, लेकिन आधा प्रतिशत भी नहीं भरने की वजह से 2% लमसम खाली रहती थी। हमने नियमों में सरलीकरण किया। उससे पहले नियम था कि देश की जर्सी पहनने वाला 2% में आएगा। हमने नियम में सरलीकरण किया कि राजस्थान की जर्सी पहनने वाला बेटा और बेटी भी राजस्थान का नाम रोशन करता है, उसका भी अधिकार 2% में बराबर होना चाहिए। लेकिन नई सरकार आने के बाद में इन्होंने सीईटी लागू कर दी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। जो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उनमें से कई लोग कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते, तो खिलाड़ी जो मैदान में अपना पसीना बहा रहा है वो सीईटी कैसे क्लियर कर पाएगा? सीईटी क्लियर नहीं करने की वजह से 2024 में जो 5000 कांस्टेबल की भर्ती हुई, निकाली तो हमारी सरकार नहीं थी, नई सरकार ने नहीं निकाली, लेकिन उसके खेल कोटे में 58 पद, खेल 2% के नियम से जिला वाइज कैडर होता है, इसमें कम हो जाता है। 58 पद खिलाड़ियों को मिलने थे। दुर्भाग्य देखिए कि सीईटी को लागू करने की वजह से मात्र 3 खिलाड़ियों को उसमें नियुक्ति मिली, 55 के 55 पद खाली रह गए। हम ऐसे नियम क्यों बना रहे हैं कि जिससे भर्ती भी निकाल रहे हैं, प्रक्रिया भी हो रही है और भर्ती खाली भी रह रही है, खिलाड़ी बेरोजगार भी रह रहा है। ऐसे नियम हमको बनाने की क्या जरूरत? एक नया नियम पुलिस के फिर 2025 में खेल कोटे के 167 पद निकले। फिर एक नया नियम इन्होंने डाल दिया कि जो राजस्थान की जर्सी पहनता है, जो राष्ट्र खिलाड़ी होता है, राजस्थान की टीम से खेलता है, उसे उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियम में नहीं लिया जाएगा। और वो खिलाड़ी कोर्ट चले गए, स्टे हो गया, 167 सीटें फिर से खेल कोटे की खाली रहेंगी। मैं आग्रह करता हूं मंत्री महोदय से, मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि नए नए ऐसे नियम ना बनाएं जिसमें खिलाड़ियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कोई कर ले और ये सीटें खाली रह जाए। खिलाड़ी की जो मेहनत पसीना है उससे वो कुछ घोषणाएं मंत्री महोदय, आपने 2024 के बजट में कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
और 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 2.25 साल हो गए, उसके बाद में तीसरा बजट आ गया। केवल भूमि आवंटन हुआ है, आपके विभाग के पास में भूमि का कब्जा भी नहीं है। अगर 2.25 साल में आप भूमि का कब्जा नहीं ले पाएंगे, पैसा इश्यू नहीं करा पाएंगे, टेंडर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी मानसिकता नहीं है कि आपके 5 साल बाद में तो आप लोगों को जाना है। इस बार 15 साल के लिए जाएंगे, लेकिन इस 5 साल में आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। जो यूनिवर्सिटी आपने पहले बजट के अंदर घोषणा करी, उसमें भी मुझे लगता है कि आपकी सरकार को थोड़ी तेजी करने की जरूरत। संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज 50-50 करोड़ रुपए लगाएंगे, उसका कहीं कुछ नजर नहीं आता है। खेल संस्थान जोधपुर में हमारी सरकार उसको बनाकर गई, आज वहां पर अधिकारियों की कमी है। बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर थोड़ा सा इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा 2-5% का समय निकालकर खेलों पर ध्यान मंत्री महोदय दे देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत खेलों की बहुत छोटी समस्या है, इनका समाधान हो सकता है। लेकिन क्योंकि सरकार खेलों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए एक छोटी सी शायरी किसी ने कही है, मैं तो उसकी पढ़ रहा हूं, मैंने कही नहीं है। तो किसी ने कहा है, नेता प्रतिपक्ष महोदय, कुर्सी है जनाजा तो नहीं। क्या बात है। कुर्सी है जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। युवा मामलात के हम सभी को पता है, प्रदेश के युवाओं के सामने 3-4 चैलेंज बहुत भारी है। बेरोजगारी, ऑनलाइन सट्टा, गांव-गांव में नशा। अभी सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि सबको दिल के अंदर पता है कि राजस्थान के आम घरों में, आम परिवारों में इन चीजों से कितने प्रताड़ित लोग हैं। ऑनलाइन सट्टा 3-4 महीने पहले भारत सरकार बिल लेकर आई, अध्यक्ष महोदय, कि ऑनलाइन सट्टा बंद किया जाएगा। मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चालू किसने किया? और जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, तो इलेक्ट्रल बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार को शासित करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उन गेमिंग कंपनियों ने हजारों करोड़ का चंदा दिया, जो सट्टे के माध्यम से इस प्रदेश के युवा भाई बहनों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, चाहे भारत सरकार ने सट्टे पर बैन लगा दिया हो, लेकिन आज भी ऑनलाइन सट्टे की बहुत सारी साइट चालू हैं। आपको ये इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी अगर आपको बंद करना है, वरना प्रदेश का युवा ऐसे लुटता रहे तो आप चलाओगे? आप सदन में कहना चाहते हो आप चलाओगे? शर्म नहीं आती? गांव में नशा, आज की तारीख में सभापति महोदय, छोटे छोटे गांव में नशा पहुंच गया है और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। इससे एक नई प्रवृत्ति, और क्योंकि गृह मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के मुस्कान भरे व्यक्ति है, इसलिए मैं आपके ध्यान में भी ये डालना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप दोनों, खेल मंत्री जी और आप, अगर आपने ठान लिया तो आप कर लोगे। देखो, बाकी सरकार के बस की नहीं है। मेरी बात पूरी होने दो, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य बिराजिए से पूरा ही पक्ष माननीय सदस्य बिराजिए मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बिराजिए। लेकिन मुझे पता है कि आप दोनों ठानेंगे तो ये चीजें होंगी, इसलिए आप दोनों के ध्यान में ये चीजें डाल रहा हूं। गांव के अंदर ऑनलाइन सट्टे में युवा पैसा हार जाते हैं, उसके बाद में साथ के साथ नशा करने लग जाते हैं, उसके बाद में एक नया तंत्र चालू हो जाता है। वो नए नए बच्चों को पकड़ के पैसा ब्याज पर देने लग जाते हैं, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए सैकड़े के लिए।
ये सदन जिम्मेदार लोगों का है, इसलिए यहां पर ये बात बता रहा हूं। अगर ये चर्चा हम करेंगे ही नहीं, जिस के ऊपर चर्चा नहीं होगी उसका समाधान कैसे करेंगे? गांव के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर सभापति महोदय, ये जो नशे की प्रवृत्ति वाले ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले बच्चे हैं, उस पैसे को चुकाने के लिए उनके ऊपर दबाव रहता है। वो पैसे 10-10, 20-20 रुपए सैकड़े पर इधर से लेकर उधर देने का कारोबार शुरू कर देते हैं। और उस दबाव के अंदर मांगली गांव के अंदर एक माली समाज के बच्चे की हत्या हुई। इसलिए मेरे संज्ञान में यह बात आई, मैं सरकार के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने नेक्सस राजस्थान के छोटे गांवों में, कस्बों में चल रहे हैं, यदि पुलिस को गृह मंत्री महोदय दिशा निर्देश देंगे कि ऐसी शिकायतें लेने का अभियान चालू करें कि कौन ज्यादा ब्याज से किसी को प्रताड़ित कर रहा है, किसी का शोषण कर रहा है, ऐसे लोगों को पुलिस फ्रेंडली वीडियोस बनवाएं कि आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। एक मिशन हो, ऐसे युवाओं को, युवा सुसाइड कर रहे हैं और मर्डर भी हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इसके ऊपर आप लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि राजस्थान के युवाओं के लिए सरकार का बहुत बड़ा योगदान होगा। पुलिस केवल और केवल बजरी की ट्रॉलियां गिनने में व्यस्त। कृपया करके ये शोषण वाली जो व्यवस्थाएं नीचे बन गई हैं, इन शोषण वाली व्यवस्थाओं की ध्यान आप जैसा बाहुबली कर सकता है, आप कर लगा सकते हो लाइन पे सबको, तो आप उनका ध्यान इधर की तरफ नहीं। मजबूत आदमी है, कह देंगे पुलिस को करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि इनकी बात टाल देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी से ज्यादा डर है इनका, मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन ये कहेंगे तो जरूर होगा। एक नहीं, देखिए, हाँ, यस, हाँ, वही मान लो। चाहे सभापति महोदय, एक पीछे एक इश्यू चला था, क्योंकि हम युवाओं का मामला है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए समस्या है। बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ने की वजह से मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे समय में पूर्व में बेरोजगारों को 750 रुपए और 700 रुपए भत्ता दिया जाता था 13 से 18 में। 19 के अंदर हमने उसको बढ़ाकर 700, 750 को बढ़ाकर बेरोजगार बच्चों को 3000 और 3500 रुपए देने का काम किया। सुनने की ताकत रखिए, राज्य सुनिए, विपक्ष आईना है, आप राज चापलूसों से गिर जाता है। माननीय विपक्ष को सदस्य, आसन को सुनेंगे, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। आप सुनिए, मैं असंसदीय भाषा का प्रयोग ही नहीं कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा समय है, मैं बोल रहा हूं। सुनने की हिम्मत रखिए। राज हमेशा चापलूसों से गिर जाता है और विपक्ष एक आईना होता है। अगर आप विपक्ष को सीरियसली लेंगे तो आपके राज की बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, आप कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे। मेरा एक आपको सजेशन। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाकर 3 से 3500 किया, और जो 1 लाख की सीमा थी कि राजस्थान में हाईएस्ट 1 लाख युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसको हमारे राज्य में बढ़ाकर पहले 1,60,000 किया गया, बाद में बढ़ाकर 2 लाख किया गया। 2 लाख के साथ में बेरोजगारी भत्ता 4,000 और 4,500 किया गया। इस 2.25 साल में ना बेरोजगारी भत्ता बढ़ा है, ना भत्ता पाने वालों की सीमा बढ़ाई गई है, और पिछले 6 महीने से 2025 जून के बाद से 6 महीने से राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि आप युवाओं के साथ हैं कि आप युवाओं के दुश्मन हैं। सर अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता तो ना तो इनकी मानसिकता है भत्ता बढ़ाने की, ना इनकी मानसिकता है कि पात्र व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने की। कोई बात नहीं, ये वैसे युवाओं के दुश्मन रहे हैं, किसानों के दुश्मन रहे हैं, छात्रों के दुश्मन रहे हैं,
कोई बात नहीं। लेकिन अब इन्होंने एक बहुत बड़ा बेरोजगारों के साथ जो कुठार रखा। 2 मिनट और बोल लूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। 2 मिनट बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, बीच में एक खबर आई थी कि बिजली विभाग में वसूली का प्राइवेटीकरण होने वाला है और कई उन लोगों को जमीनें अलॉट, सोलर सिस्टम वगैरह कई हुए। अध्यक्ष महोदय, देश की सरकारें चल रही है, हर वर्ग को आरक्षण, एससी वर्ग को आरक्षण है, एसटी वर्ग को आरक्षण है, ओबीसी वर्ग को आरक्षण है और अब जनरल वर्ग को भी आरक्षण है। इसका मतलब इस देश का हर कमजोर आय के रखने वाले व्यक्ति और परिवारों को आरक्षण है। लेकिन अगर बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगा, आर्मी आपने प्राइवेट कर दी, निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि बैंक का प्राइवेट होने का समय आ गया है, पोर्ट एयरपोर्ट अदानी को दे दिए, रेल प्राइवेट कर दी। जब ये सारे सरकारी उपक्रम प्राइवेट हो जाएंगे और इनमें नौकरियां निकलेंगी ही नहीं, तो सभी आरक्षित वर्ग के युवा और भाई बहनों को आरक्षण का फायदा कहां से मिलेगा? तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी विभाग में, किसी भी सरकारी संस्था में प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देते हैं तो आप प्रदेश के युवाओं के साथ में कुठाराघात करते हैं। मेरा आग्रह है कि युवा मामलात के आधार के ऊपर मोदी जी इसको पुश करें, प्राइवेटाइजेशन को पीछे धकेले और गवर्नमेंट की स्कीम्स को आगे बढ़ाएं, तभी प्रदेश में युवाओं का, पढ़े लिखे बेरोजगारों का भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।